साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। चैप्टर नंबर 3 है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 लैब असिस्टेंट के लिए है ये क्लास। ठीक है, लैब असिस्टेंट के लिए क्लास है, ज्योग्राफी के लिए। टोटल 100 MCQs होंगे आपके पास। चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे और वो आपको करने हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। बार बार ना कहना पड़े कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है बहुत सी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है जिसके थ्रू पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भूकंपीय तरंगे ही वे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनकी वजह से ऑलमोस्ट सटीक जानकारी हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में मिली है। जैसे कि कोर 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसका जो आउटर पार्ट है वो लिक्विड में है और जिसका सॉलिड पार्ट इनर कोर का है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ हमें सीस्मिक वेव्स के थ्रू पता लगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी को हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे बाहरी जो परत है वो कही जाती है क्रस्ट। दूसरे नंबर की जो कही जाती है वो कही जाती है मेंटल। और थर्ड नंबर की जो कही जाती है वो कही जाती है कोर। और कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सबसे बाहरी ठोस परत, तो वो कौन सी है? क्रस्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, कौन सी तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है? यहाँ पर ऑप्शन है पी तरंगे, एस तरंगे, और ऑप्शन भी है यहाँ पर सतही तरंगे या कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। 2 तरह की तरंगे होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। अभी इसकी बात करते हैं केवल। ठीक है, तो पी वेव्स की जो कैरेक्टर है वो ये है कि ये सॉलिड से भी पास हो सकती है, ये लिक्विड से भी पास हो सकती है और ये गैस से भी पास हो सकती है। लेकिन अगर एस वेव की बात करते हैं तो ये केवल सॉलिड से पास होती है, लिक्विड में जाकर के ये डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी तरंग है जो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है? केवल ठोस माध्यम से, ये तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है, लेकिन एस तरंग जो है वो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वह क्षेत्र जहाँ भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं होती क्या कहलाता है? ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी जैसे मान लो अर्थ है, ये एपिसेंटर है। एपिसेंटर से जब हम इसके चारों तरफ चलेंगे तो 360 डिग्री कवर करेगा। इसको अगर हम बांटेंगे तो 180 इधर से हो जाएगा, 180 इधर से हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जगह पर अगर हम कहीं पर भी सीस्मोग्राफ रखेंगे और सीस्मोग्राफ पर अगर कोई वेव रिकॉर्ड हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हम कह देंगे कि भाई साहब यहाँ पर सीस्मिक वेव्स रिकॉर्ड हुई है। लेकिन ऐसी कुछ जगह होती है
जहाँ पर हम सिस्मोग्राफ को अगर रखते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, तो वहाँ पर ये जो भूकंपीय तरंगे हैं इनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पर इन भूकंपीय तरंगों की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, उस जगह को हम कहते हैं अर्थक्वेक शैडो जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थक्वेक शैडो जोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोह असंतता किसके बीच की सीमा को दर्शाता है? देखो, जब हम पृथ्वी के लेयर्स की बात करते हैं तो पृथ्वी की लेयर्स को हमने वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गई, इसके अलावा कोर हो गई। क्रस्ट, मेंटल और कोर को भी हमने क्या, साइंटिस्ट लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे ये हो गई अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। जैसे ये है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ये 2 मेंटल हो गए, अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। और ये हो गया आउटर कोर और ये आउटर कोर और ये इनर कोर। तो ये डिवाइड किसकी वजह से किया है? जब भी हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ एक डिसकंटिन्यूटीज़ हमें देखने को मिलती है, डेंसिटी से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, तो उनको अलग अलग नाम दिया गया। तो यहाँ पर एक नाम है आपके सामने, मोह असंततता, मतलब मोह डिसकंटिन्यूटी एक जगह है। ये जो हमने दे रखी है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, इन 5 जगहों में से कौन सी जगह पर यह मोह डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, इन 5 में से जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसके लिए एक ट्रिक है। CMRGL, या फिर हम हिंदी में इसे कह सकते हैं कोमोरेगुले। ठीक है, मतलब आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, ठीक है, उनके बीच में हमें कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल या अपर मेंटल हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर हमें कौन सी मिलेगी? मोहोरोविक क्रस्ट, हमें मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। मतलब क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट, ये क्रस्ट पूरी है और ये मेंटल पूरा है। इस क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये वाली जो जगह है ये जो डिसकंटिन्यूटी है, इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमें मोहो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है? ऐसी लेयर जिसकी सबसे ज़्यादा घनत्व हो। हमें पता है जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं, डेंसिटी यानी कि जो घनत्व है वो बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी के अंतरतम में जो लेयर हमें देखने को मिलेगी उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, किसकी होगी? कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 कोर दे रखी है, एक तो है बाहरी कोर और एक है आंतरिक कोर। बाहरी कोर और आंतरिक कोर, तो ध्यान रखना, सबसे अंदर पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज़्यादा हमें घनत्व देखने को मिलता है। तो आंतरिक कोर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? जब हम स्वेस की बात करते हैं तो स्वेस महोदय ने रासायनिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अर्थ की लेयर्स को डिवाइड किया। जैसे सियाल उन्होंने नाम दिया, सीमा उन्होंने नाम दिया, इसके अलावा नीफे उन्होंने नाम दिया। ठीक है, सियाल जो है वो क्रस्ट से रिलेटेड है, सीमा जो है वो मेंटल से रिलेटेड है और नीफे जो है वो कोर से रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात, हमें किसके बारे में पता लगाना है? कोर के बारे में पता लगाना है। कोर में जो हमें तत्व देखने को मिलेंगे वो निकल एंड फेरस हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर निकल एंड फेरस, लोहे को हम फेरस भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे तेज गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगी कौन सी है? तो सबको पता है हमें, जो सबसे पहले सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती है वही सबसे तेज चलने वाली भूकंपीय तरंगी कहते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जो सबसे तेज चलेगा अपने डेस्टिनेशन पर वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो सबसे तेज चलने वाली जो गति है वो पी वेव्स की होती है। किसकी होती है? पी वेव्स की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, कौन सा ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक होता है? एक चीज़ ध्यान रखना, जिस ज्वालामुखी में जितना गाढ़ा या फिर मैं कहूँ अम्लीय लावा अगर बाहर आता है, उसमें उतना ही भयंकर विस्फोट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। देखो, शील्ड लावे में लावा पतला होता है, पतला। ठीक है, फ्लड बेसाल्ट शील्ड से भी पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। यहाँ पर बात आती है कॉल्डेरा और कंपोजिट की। देखो, कंपोजिट जो है वो बहुत सारे पायरोक्लास्टिक डेब्रिस के डिपॉजिट होने से बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आता है कॉल्डेरा, कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसका जो वेंट होता है, उसका जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है लावे के गाढ़ेपन के कारण। ठीक है, फिर जब इसी कॉल्डेरा वाली जगह पर लावा फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये जो कटोरे नुमा जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये फट कर के बाहर आती है और जो लावा होता है वो कई किलोमीटर ऊपर तक जाता है। ठीक है, और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला देता है। तो इसका जो एक्सप्लोजन है ना, वो बहुत खतरनाक तरीके से ये विस्फोट होता है। तो यहाँ पर वही पूछा है, मोस्ट एक्सप्लोजिव, सबसे ज़्यादा विस्फोटक जो ज्वालामुखी पूछा है हमें, वो यही है, सी, काल्डेरा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिथोस्फीयर में कौन कौन सी परतें शामिल होती है? देखो, हमारे सामने 2-3 वर्ड्स आएंगे। एक तो आएगा हमारे सामने एस्थनोस्फेयर। ठीक है, एक हमारे सामने है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर सिंपली हम हिंदी में कहते हैं इसे स्थल मंडल, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर लिथोस्फीयर लिखा हुआ आता है। तो ध्यान रखना, जब हम अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो क्रस्ट जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, दूसरी जो लेयर है मेंटल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल का भी जो अपर पार्ट है, अपर मेंटल का अपर पार्ट प्लस क्रस्ट, सिंपली ध्यान रखना, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग जब एक साथ आते हैं, जैसे मान लो ये क्रस्ट हो गई ऊपर वाली और ये मेंटल हो गया, वो भी अपर मेंटल। तो इस अपर मेंटल का भी ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, जो क्रस्ट के साथ लगा हुआ है, इस क्रस्ट के साथ लगा हुआ ये जो पार्ट है अपर मेंटल का, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर बनाते हैं। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मिलकर के क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना, अपर मेंटल का अपर पार्ट। क्वेश्चन 11 है, यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है? बैरोमीटर रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ करता है, थर्मामीटर करता है, एनीमोमीटर करता है? बैरोमीटर सब लोगों को पता है किसको रिकॉर्ड करने में काम आता है। थर्मोमीटर सबको पता है। एनीमोमीटर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एनीमोमीटर क्या होता है? यहाँ पर जो सिस्मोग्राफ होता है वो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। ध्यान रखना, भूकंपीय तरंगों का मापन नहीं करता है, क्या करता है? रिकॉर्ड करता है उनको, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पी वेव्स किस प्रकार की तरंगें होती है? यहाँ पर पी वेव्स पूछी गई है। देखो, पी वेव और एस वेव
दोनों के दोनों क्या है, बॉडी वेव है। ठीक है, ये पी वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, और एस वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है। ध्यान रखना, पी वेव जो होती है वो इस तरह से गति करती है, लेकिन एस वेव जो होती है वो इस तरह से गति करती है। पी वेव जो गति करती है वो साउंड वेव्स की तरह गति करती है, और साउंड वेव्स ऑब्वियस सी बात है सीधी गति करती है। और एस वेव जो है वो लाइट वेव्स की तरह गति करती है, और लाइट वेव जो होती है वो इस तरह से ऊपर नीचे गति करती है। ठीक है, तो यहाँ में पूछा क्या है, पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो ऑब्वियस सी बात है पी तरंगे जो है वो सतही तरंगे तो कतई नहीं हो सकती, कर्व्ड भी नहीं हो सकती, ना ही ट्रांसवर्स हो सकती है। ट्रांसवर्स एस होती है, तो ऑब्वियस सी बात हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग होता है। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में इंग्लिश ज़रूर पढ़ लेना। विच स्केल इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड, यहाँ पर क्या आया है, मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम तीव्रता की इंग्लिश देखते हैं तो वो होती है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी ध्यान रखना किससे मेज़र की जाती है, मर्केली स्केल से, मर्केली स्केल से। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मैग्नीट्यूड की। मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो एनर्जी कितनी मात्रा में निकलती है, उस एनर्जी जब निकलती है तो उस एनर्जी को जब मापते हैं तो उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड मेज़र करना। और जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिक्टर स्केल पर मेज़र किया जाता है, इस स्केल पर मेज़र किया जाता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, रिक्टर स्केल जो है वो एक तरह से लॉग स्केल कहा जाता है, लॉग स्केल जो 0 से लेकर के 10 तक चलता है। ओके, जिसका हर एक वैल्यू जब बढ़ता है तो वो 10 टाइम इंटेंसिटी या 10 टाइम एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करता है। ठीक है, ध्यान रखना, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा भूकंप जलाशयों के कारण होता है। ज्वालामुखी नो, खनन भूकंप नो, जलाशय प्रेरित ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है। रिजर्वोयर इंड्यूस्ड जो अर्थक्वेक होता है वो जलाशय प्रेरित होता है। आपको याद होगा कोयना बांध अर्थक्वेक, कोयना बांध भूकंप, आप महाराष्ट्र वाला कोयना रिवर पर था, डैम बना हुआ था जो कि कोलैप्स हो गया था, टूट गया था, जिसकी वजह से रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ईयर में ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन चारों में से, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है। सबसे पहली बात तो त्रिज्या किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना किसी भी सर्कल के सेंटर से लेकर के उसकी परिधि तक जो डिस्टेंस होती है एक साइड की वो कहलाती है रेडियस, त्रिज्या। और रेडियस का 2 गुना कहलाता है व्यास, तो 2 गुणा आर, रेडियस का 2 गुना क्या कहलाता है, त्रिज्या। सिंपली बात है, आर को डबल कर दो, त्रिज्या व्यास हो जाएगा, और सेंटर से लेकर के परिधि तक जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं त्रिज्या। और अर्थ की जो त्रिज्या है वो है अर्थ की जो त्रिज्या है वो है 6371 किलोमीटर। कितनी है, 6371 किलोमीटर। इसके आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, डेक्कन ट्रैप किस प्रकार के ज्वालामुखीय प्रवाह से बना है। डेक्कन ट्रैप ऑब्वियस सी बात है कहाँ है, इंडिया में, और इंडिया के भी कौन से पार्ट में, प्रायद्वीपीय पार्ट में, पेनिनसुलर पार्ट में एक हमें डेक्कन ट्रैप देखने को मिलता है, जो कि क्रिटेशियस काल में बना था। कब बना था, ध्यान रखना, क्रिटेशियस काल में। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं जो बता रहा हूँ वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रिटेशियस काल में बना था। तो ये किस प्रकार का ज्वालामुखी प्रवाह है, ऑब्वियस सी बात है प्रायद्वीपीय
भारत में है, दक्कन ट्रेप बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो लावा कैसा होगा, पतला होगा, क्योंकि पतली चीज़ ज़्यादा दूर तक फैलती है, गाढ़ी चीज़ तुरंत जम जाती है। पतला था तो ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि शील्ड से भी पतला लावा किस में निकलता है, फ्लड बेसाल्ट में निकलता है। तो ये किस प्रकार का ज्वालामुखी प्रवाह से बना है, दक्कन ट्रेप फ्लड बेसाल्ट से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट है, शील्ड ज्वालामुखी का लावा कैसा होता है। देखो, फ्लड बेसाल्ट का लावा बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत पतला, ठीक है, और शील्ड उससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है, मतलब हम कह सकते हैं पतला लावा हम कह सकते हैं, या फिर मैं कहूँ क्षारीय प्रकार का जो लावा होता है वो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और ध्यान रखना, जितना ज़्यादा पतला लावा होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। 1000 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है पतले लावे में, ठीक है। और जितना ज़्यादा गाढ़ा लावा होगा उसमें कम आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो शील्ड ज्वालामुखी का लावा जो होता है वो चिपचिपा नहीं होता है, क्योंकि चिपचिपा कैसा कौन होता है, जो गाढ़ा लावा होता है वो चिपचिपा होता है, ठंडा नहीं होता। लावा ठंडा थोड़ी ना होता है भाई, हार्ड भी नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, पतला और गर्म लावा होता है शील्ड ज्वालामुखी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैग्मा जब सतह पर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब पिघली हुई अवस्था में चट्टानें पृथ्वी के अंदर रहती है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब यही मैग्मा अर्थ सरफेस पे बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर, कौन सी तरंगें सतह के पास चलती है और सबसे अधिक विनाशकारी होती है। देखो, दो तरह की वेव्स है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, पी वेव और एस वेव। सरफेस वेव को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जिनमें से एक वेव होती है लव वेव, जिसे हम कौन सी वेव कहते हैं, लव वेव होती है। और ध्यान रखना, दुनिया में सबसे खतरनाक जो चीज़ होती है वो लव होता है, इससे ज़्यादा विनाशकारी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। तो यही हम रिलेट करके यहाँ भी याद कर सकते हैं। एल वेव्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, और एल वेव्स किस तरह की वेव होती है, सरफेस वेव होती है। तो ध्यान रखना, ना ही तो प्राइमरी वेव्स ना ही एस वेव्स क्योंकि और पी वेव्स, ये क्योंकि ये तीनों जो है वो एक तरह से बॉडी वेव्स है, लेकिन जो सरफेस वेव्स है जिसमें एल वेव्स भी आता है वो बहुत खतरनाक होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एल वेव के बारे में। पी वेव दे रखा था ऑप्शन में, एस दे रखा था, एल दे रखा था, और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर एल वेव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर के किस भाग में द्रव अवस्था होती है। दो कोर देखी थी हमने, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड थी, इनर कोर सॉलिड थी। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य जो कोर है वो द्रव अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 20वें का, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है एक चैप्टर से क्वेश्चन बनेगी, वो सारी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, तो गौर से ध्यान दीजिएगा। कौन सा भूगर्भीय क्षेत्र पी और एस तरंगों को 105 डिग्री से 145 डिग्री बीच नहीं प्राप्त करता है। देखो, ये हमारी अर्थ है, एपीसेंटर जैसे मान लो यहाँ पर है, ठीक है। इस एपीसेंटर से बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट साइड में ये होता है 180 डिग्री, इधर से 180 और इधर से भी 180। तो यहाँ पर बात हो रही है पी और एस तरंगों को 105 से 145 डिग्री के बीच प्राप्त नहीं करता है। कौन सा भूगर्भीय क्षेत्र, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जहाँ पर 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच हमें किसी भी तरह का यहाँ पर जो सीस्मिक वेव्स रिकॉर्डिंग है वो नहीं मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जोन जो होगा वो कैसा जोन होगा, शैडो जोन होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। उसे सिस्मिक जोन नहीं कहेंगे, उसे एक्टिव जोन भी नहीं कहेंगे, उसे कॉन्टिनेंटल जोन भी नहीं, उसे शैडो जोन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मेंटल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। भाई, मेंटल को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल का अपर पार्ट
जो कि क्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ था उसे हमने कहा था, जब हम क्रस्ट के साथ ये क्रस्ट है, क्रस्ट के साथ अपर मेंटल को जब हम जोड़ते हैं तो ये लिथोस्फीयर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की पर्टिकुलर इसी एरिया की बात हो रही है कि अपर मेंटल का जो अपर पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लास्टिक जोन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यही वो जोन होता है जहाँ से मैग्मा बाहर आता है। तो सिंपली हम इस जोन को मैग्मा चेम्बर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मैग्मा चेम्बर कह सकते हैं। यही वो चेम्बर होता है जहाँ पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पृथ्वी की सतह से अधिकतम कितनी गहराई तक मनुष्य पहुँच पाया है? भाई पहला ही जो पेज है वहाँ पर दे रखा है आर्कटिक क्षेत्र का जो कोला एरिया है, आर्कटिक क्षेत्र का कोला फील्ड जो है वहाँ पर हमने 12 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग कर ली है। ठीक है, तो मनुष्य 12 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुँच पाया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ऑप्शन नंबर सी। ओके, 23 का 24 है, वह ज्वालामुखी जो बार बार विस्फोट करता है क्या कहलाता है? अब भाई 3 तरह के ज्वालामुखी है विस्फोटकता के आधार पर। एक्टिव ज्वालामुखी, ठीक है, डोरमेंट ज्वालामुखी, ठीक है, और तीसरा एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। एक्टिव मतलब सक्रिय, डोरमेंट का मतलब सुसुप्त, और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है मृत ज्वालामुखी। ठीक, तो जो बार बार विस्फोट करता है, ऑब्वियस सी बात है बार बार विस्फोट सक्रिय में ही होंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सुसुप्त ज्वालामुखी में तो बहुत सालों बाद में एक्टिवनेसिस में तो आती है, बहुत सालों बाद में इरप्शन होता है, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बार बार इरप्ट होता रहता है। 1 महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी भी इरप्ट हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस परियोजना से समुद्र की गहराई से चट्टानों के नमूने एकत्र किए जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है भाई, डीप ओशन जो ड्रिलिंग होती है, गहरे महासागरीय जो ड्रिलिंग होती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, गहराई में पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने बाहर निकालते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। कि जैसे भाई ये मान लो हमने 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा, अब यहाँ पर किस तरह की चट्टानें पाई जाती है हमें कैसा पता चलेगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ की ड्रिलिंग से जो नमूने हमें बाहर निकाले हैं उनको हम लैब में ले जा करके टेस्ट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई साहब इस 11 किलोमीटर की गहराई पर किस तरह की हमें चट्टानें देखने को मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा तरंग प्रकार सतह के समानांतर कंपन करता है? समानांतर, ध्यान रखना, पैरेलल की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो पैरेलल जो अगर कंपन करती है तो पी तरंगे करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात हमने पढ़ा था पी तरंगे सीधी चलती है। ठीक है, तो इसमें जो मटेरियल होगा वो इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो ये पैरेलल हो जाता है समानांतर। लेकिन एस वेव जो होती है वो इस तरह से, एस वेव में समानांतर नहीं होता है, उसमें ऊर्ध्वाधर मूवमेंट होता है, ऊर्ध्वाधर कंपन करता है। ठीक है, तो समानांतर जो कंपन करता है वो पी वेव्स में करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 27, कौन सी इकाई चट्टानों की घनत्व मापने में प्रयोग होती है? तो भाई चट्टानों का अगर जब हम घनत्व देखते हैं कि भाई साहब क्रस्ट का घनत्व हमने देखा 2.7, मेंटल का अब हमने देखा अपर मेंटल का वो 3.0, तो कौन सी इकाई है जिस यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो हम लिखते हैं 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ध्यान रखना, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें जो चट्टानों की जब हम
घनत्व मापते हैं तो हम इकाई जो उपयोग करते हैं वो करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर का राइट आंसर है, पृथ्वी की परतों में तापमान किस प्रकार बदलता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों चीज़ें बढ़ती है, तापमान भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है, प्लस प्रेशर भी बढ़ता है। ओके, तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भूकंप की तीव्रता कितने अंकों के पैमाने पर मापी जाती है। फिर मैं कहूँगा आपको, इसमें आपको यहाँ पर देखना है, मैग्नीट्यूड की बात होती है। और मैग्नीट्यूड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है 0 से लेकर के 10 तक। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन भूकंप का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। आप लोगों ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत तो पढ़े ही होंगे। प्रत्यक्ष स्रोत वो है जिन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख करके पता लगा सकते हैं कि हाँ अर्थ के अंदर ऐसा कुछ है, लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोत में हम ऐसा कुछ नहीं पता लगा सकते, उनको हमें स्टडी करना पड़ता है। तो वोल्केनो जब होता है, वोल्केनिज्म जब होता है तो हम लावा को डायरेक्ट देखते हैं, तो ये प्रत्यक्ष हो गया, तो ये तो राइट आंसर होगा। माइनिंग के थ्रू हम डायरेक्ट मटेरियल निकालते हैं, तो ये भी नहीं होगा। उल्का पिंड, डीप ड्रिलिंग के थ्रू भी हम मटेरियल डायरेक्ट निकालते हैं, तो इसको भी हम डायरेक्ट ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो डायरेक्ट नहीं है, और मीटेरोइड जो है वो डायरेक्ट नहीं है, ये अप्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। ओके, जिस तरह के उल्कापिंड में हमें उनके मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल सकी है, हम उससे ये आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ हमारी पृथ्वी भी अंदर से इसी की तरह होगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी तो सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए, मेंटल की गहराई कितनी मानी जाती है। यहाँ पर ये सबसे भयंकर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है, जब गहराई पूछ ली जाती है। तो देखो क्रस्ट जो है वो अलग अलग मोटाई की होती है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई अलग होती है, महासागरों पर इसकी मोटाई अलग होती है, महासागरों में भी पर्वतों पर इसकी मोटाई अलग होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात यहाँ पर पूछी गई है, मेंटल की गहराई। क्रस्ट कहीं पर 30 किलोमीटर गहरी है, ठीक है, कहीं पर 400 मीटर गहरी है, कहीं पर 300 मीटर गहरी है, कहीं पर 70 मीटर गहरी है। ठीक है, ध्यान रखना 70 मीटर तक हम चले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, मेंटल की जो लास्ट गहराई है वो हमें देखनी है, और मेंटल की जो लास्ट गहराई है वो 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो यहाँ पर 2900 वाला कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो मेंटल की जो गहराई है वो ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग 35 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। आप NCERT की बुक निकाल करके उसमें देख सकते हैं, सेम डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, लिथोस्फीयर की औसत मोटाई। केवल लिथोस्फीयर की पूछी जाती है जिसमें क्रस्ट इंक्लूड होता है, प्लस अपर मेंटल का अपर पार्ट इंक्लूड होता है। रेस्ट ऑफ जो मेंटल होता है, रेस्ट ऑफ जो मेंटल होता है, जैसे ये क्रस्ट हो गई, ये अपर मेंटल हो गया, लेकिन ये अपर मेंटल का भी अपर पार्ट है, और ये लोअर मेंटल हो गया। ठीक है, तो इस पूरे को मिला करके हम क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर कहेंगे। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की मोटाई आप लोगों को पूछी गई है। ठीक है, तो इसकी जो मोटाई है वो 10 से 200 किलोमीटर तक होती है, क्योंकि क्रस्ट भी इसमें शामिल होती है। तो 200 किलोमीटर की गहराई तक, मतलब अपर मेंटल का जो अपर पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेन चेंज करता हूँ मैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 33, भूकंप की घटनाएं मुख्यतः किस परत में होती है। ऑब्वियस सी बात है, हम रहते हैं क्रस्ट पर, और क्रस्ट पर हमें भूकंप फील होता है। मेंटल पर ये तैरती है ज़्यादातर। ये जो क्रस्ट है
उसी में भूकंप आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्रस्ट में भूकंप आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैस सर्वाधिक निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है? नहीं। सल्फर? नहीं। हाइड्रोजन? नहीं। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा निकलती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स साल्ट में निकलते हैं, सल्फर के भी निकलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, फेसोलिथ क्या है, जिसे हम फेकोलिथ भी कह देते हैं? फेकोलिथ क्या है? देखो, जब भी हम ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो दो तरह की स्थलाकृति होती है, बाह्य स्थलाकृति और आंतरिक स्थलाकृति। ठीक है, बाह्य स्थलाकृति में आप लोग देखते हैं बहुत सारे माउंटेन बनते हैं, शील्ड टाइप का ज्वालामुखी बनता है, कंपोजिट टाइप का ज्वालामुखी बनता है, फ्लड बेसाल्ट टाइप का मतलब दक्कन ट्रेप टाइप का ज्वालामुखी बनता है। लेकिन जब यही लावा पृथ्वी के सरफेस के नीचे आंतरिक भागों में जमा हो जाता है तो वेरियस टाइप की वहाँ पर हमें शेप देखने को मिलती है। तो एक शेप होती है जिसमें हमें एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन देखने को मिलती है, मतलब जो लावा होता है वो एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन के फॉर्म में पृथ्वी के अंदर दरारों में जमा हो जाता है, लहरदार रूप में। लहरदार रूप में जो लावा है वो जमा हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फेकोलिथ कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? वाटरफॉल नहीं होता फेकोलिथ, सिल्का टाइप नहीं होता, वेवी रॉक इन फोल्ड, तहों में तरंगीय जो चट्टानें होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फेकोलिथ कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कौन सी संरचना डाइक के रूप में जानी जाती है? वही आंतरिक संरचनाओं की बात करते हैं। जब लावा अर्थ के सरफेस के नीचे की तरफ दीवार की तरह खड़े टाइप में इस तरह से डिपॉजिट हो जाता है, इस तरह से डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, तो उसे कहा जाता है डाइक। तो हॉरिजॉन्टल तो ये होता है, ये जो होता है वो वर्टिकल शेप होती है। तो वर्टिकल जो लावा डिपॉजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36 में। क्वेश्चन नंबर 37, फ्लड बेसाल्ट के उदाहरण के रूप में भारत में कौन सी संरचना पाई जाती है? ऑब्वियस सी बात है, दक्कन ट्रेप थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय फ्लड बेसाल्ट का एग्जाम्पल नहीं है, ये फोल्ड का एग्जाम्पल। अरावली फोल्डेड माउंटेन है, रेलिक जो बचा कुचा। गंगा बेसिन डिपोजिशन का है जो कि रिवर्स के द्वारा होता है, लेकिन डेक्कन ट्रेप ये फ्लड बेसाल्ट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भूकंपीय तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर? नहीं। द्रव्यमान पर? नहीं। टाइम पर? नहीं। भूकंपीय तरंगों की गति निर्भर करती है सब्सटेंस की, यानी कि पदार्थ की डेंसिटी पर, घनत्व पर। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने देखा था पी वेव्स जो होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड से चलती है, लिक्विड में उससे कम चलती है और गैसियस में उससे भी कम चलती है, क्योंकि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो घनत्व के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति निर्धारित होती है। ज़्यादा घनत्व ज़्यादा स्पीड, कम घनत्व कम स्पीड। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी तरंगें सतह तक पहुंचने में सबसे अंतिम समय लेती है? 39 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है। ऑब्वियस सी बात है भाई, सबसे पहले कौन सी पहुंचती है? पी तरंगे, उसके बाद में एस तरंगे, सेकंड टाइम में। इसीलिए तो इनको द्वितीयक तरंगे कहते हैं, इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। और फिर आता है नंबर किनका? सरफेस तरंगों का, सतही तरंगों का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। वैसे ध्यान रखना, पी और एस तरंगे ही ट्रांसफॉर्म होकर के सरफेस तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्रस्ट की औसत मोटाई समुद्री भागों में कितनी होती है? बिल्कुल कम मोटाई होती है, केवल 5 किलोमीटर। ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 41, महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? देखो, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई अलग होती है, महासागरीय क्रस्ट की मोटाई अलग होती है। आप लोगों को यहाँ पर औसत मोटाई पूछी है, ठीक है। महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई आप लोगों को पूछी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 किलोमीटर। ध्यान रखना, ये मोटाई हिमालय की अगर बात करें तो वो 70 किलोमीटर तक पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है औसत मोटाई, तो वो केवल 30 किलोमीटर होगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे अधिक मोटाई वाली क्रस्ट कहाँ पाई जाती है? ऑब्वियस सी बात, अभी थोड़ी देर पहले बताया, हिमालयन क्षेत्र में सबसे अधिक मोटाई वाली क्रस्ट पाई जाती है, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार का ज्वालामुखी तुलनात्मक रूप से शांत और व्यापक होता है? बिल्कुल शांत तरीके से उद्गार होता है और बहुत बड़े एरिया में लावा फैल जाता है। पहला हमारा जो इंस्टिंक्ट जाता है वो किस पे जाता है? फ्लड बेसाल्ट पे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ तो फ्लड बेसाल्ट ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लड बेसाल्ट के बाद में, फ्लड बेसाल्ट को अगर हम साइड में निकाल दें तो सबसे ज़्यादा विस्तारित रूप है, उसको अगर हम निकाल दें तो शील्ड जो ज्वालामुखी होता है वो तुलनात्मक रूप से शांत भी होता है और बहुत व्यापक भी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, काल्डेरा की बात की जाती है यहाँ पर। काल्डेरा, ये विस्फोट हुआ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। जब ये काल्डेरा में विस्फोट होता है वो भयंकर विस्फोट होता है, ठीक है, और भयंकर विस्फोट होने के बाद जब ये अंदर की तरफ धस जाता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन भी यही पूछा है, विस्फोट के बाद क्या बनता है? ये जो काल्डेरा है, ये जो ज्वालामुखी है, वो अंदर की तरफ धस जाता है, तो ध्यान रखना, धसा हुआ गड्ढा बनता है, कोलैप्स्ड क्रेटर बन जाता है। क्या बन जाता है? कोलैप्स्ड क्रेटर बन जाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा भूगर्भीय रूप सबसे बड़ी अंतस्थ आग्नेय संरचना बनाता है? देखो, बहुत सारे नाम हमने पढ़े हैं, बैथोलिथ हो गया, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, आंतरिक बैथोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, सिल हो गया, डाइक हो गया, इसके अलावा लेपोलिथ हो गया। ये बहुत सारी अंतस्थ चट्टानें हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टानें हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आग्नेय चट्टानें इसीलिए बनती हैं क्योंकि अर्थ के अंदर ये सॉलिडिफाई हो जाती है। जब अर्थ सरफेस के नीचे ही जब कोई लावा सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट आग्नेय चट्टानें ही बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? सबसे बड़ी अंतस्थ आग्नेय संरचना। तो सबसे बड़ी अंतस्थ आग्नेय जो संरचना है वो बैथोलिथ है, जिसका बेस कभी भी नहीं दिखाई देता, कितना ही इरोजन, कितना ही वेदरिंग हो जाए, इसका बेस जो होता है वो मैग्मा चेम्बर के साथ लगा होता है। बहुत बड़ी ये संरचना होती है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, बैथोलिथ किस चट्टान से मुख्यतः बना होता है? ऑब्वियस सी बात, अभी हमने देखा था, ग्रेनाइट। जब भी कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जैसे मान लो ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा जब बाहर आ जाता है तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है और बेसाल्ट टाइप या और भी गेब्रो टाइप ये चट्टानें बना देता है। लेकिन जब ये लावा अंदर की तरफ सॉलिडिफाई होता है तो ठंडा होने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये किस तरह की चट्टानें बनाता है? ग्रेनाइट टाइप की चट्टानें बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैथोलिथ क्या है, ये भी अंदर की तरफ डोम शेप एक ज्वालामुखी जमा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 47, कौन सा अंतस्थ रूप तहों के बीच क्षैतिज रूप से ठंडा होता है? देखो, ये ऊर्ध्वाधर हमने देखा था, जिसे हमने
डाइक नाम दिया था। और एक क्षैतिज होता है जो ऐसे लेटा हुआ डिपॉजिट होता है। तो देखा था भाई, वेव की तरह जो होता है उसे तो फेकोलिथ कहते हैं, वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे डाइक कह दिया जाता है, छतरी नुमा जो होता है उसे कह दिया जाता है लेकोलिथ, और तस्तरी नुमा जो होता है उसे कह दिया जाता है लेपोलिथ। ये क्या क्या हो गया, डाइक हो गया। तो बचा क्या, सिल, ऑब्वियस सी बात। और सिल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप से जो ठंडा होता है वो सिल होता है। जब इसके इस सिल की मोटाई कम होती है, मतलब ये सिल की मोटाई कम होती है, पतली होती है, तो इसे सिल ना कह करके क्या कह दिया जाता है, शीट कह दिया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है कोई ये रेखा है जिसके ऊपर ये रेखा डाली जाती है, और ये रेखा जो डाली जाती है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर, मतलब बिल्कुल वर्टिकल सरफेस की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो गई है, ध्यान रखना। परपेंडिकुलर जमा होकर जो दीवारनुमा संरचना बनती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, डाइक। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी तरंगे धरातल के ऊपर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? थोड़ी देर पहले बताया था एल वेव्स, और एल वेव्स किस तरह की वेव्स है, सरफेस वेव, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं, इसे माइंड मत करना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर बात होती है क्रस्ट की औसत घनत्व की। देखो भाई, पृथ्वी के अंदर जो लेयर्स हमें देखने को मिलती है, उन लेयर्स की डेंसिटी हमें पता होनी ज़रूरी है कि क्रस्ट की लेयर क्या होती है, मेंटल की लेयर क्या होती है, कोर की लेयर, कोर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है। ध्यान रखना, गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व बढ़ता है, तो सबसे कम घनत्व होगा क्रस्ट का, उससे ज़्यादा होगा मेंटल का, और सबसे ज़्यादा होगा कोर का। तो यहाँ पर जो औसत घनत्व की बात की जाती है, और किसके, क्रस्ट के औसत घनत्व की बात की जाती है, तो ध्यान रखना एग्ज़ाम में क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्रस्ट का औसत घनत्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। लगभग 47 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है, इस क्लास को 1 घंटे तक लेके जाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। कोर की औसत घनत्व कितनी होती है? कोर की औसत घनत्व ऑब्वियस सी बात है, इनर कोर की जो घनत्व है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है औसत घनत्व की। तो कोर का जो औसत घनत्व वो भी यही है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को दृश्य प्रभावों के आधार पर मापने वाला पैमाना कौन सा है? दृश्य प्रभावों के आधार पर, दृश्य प्रभाव सिंपली हम कह सकते हैं इंटेंसिटी बेस्ड। और इंटेंसिटी कैसे देखी जाती है? जब कोई अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक आने के बाद हम नुकसान को देखते हैं, नुकसान को, और नुकसान को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी अर्थक्वेक की क्या रही होगी। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है मैग्नीट्यूड जो है वो मेज़र किया जाता है रिक्टर स्केल से, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो मेज़र की जाती है मर्केली स्केल से। तो ध्यान रखना, हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मर्केली स्केल होगा। ऑप्शन नंबर बी, इससे मैग्नीट्यूड मापा जाता है। डेसिबल आप लोगों को पता है, साउंड को मेज़र किया जाता है, ध्वनि को। और ब्यूफोर्ट स्केल, आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, विंड स्पीड को देखा जाता है या टॉर्नेडो की स्पीड को देखा जाता है? कमेंट करके बताइएगा, 52 नंबर लिख करके इन दोनों में से एक आंसर लिखिएगा। ब्यूफोर्ट स्केल किस काम में आता है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, किस प्रकार की तरंग के तरल माध्यम में नहीं फैल सकती? ऑब्वियस सी बात है, पी जो वेव्स होती है वो एस में भी चलती है, सॉलिड में, लिक्विड में भी चलती है, और गैसियस में भी चलती है, लेकिन एस वेव जो होती है वो पी में तो चलती है, सॉरी पी में नहीं, एस वेव जो होती है
वो सॉलिड में तो चलती है लेकिन लिक्विड में नहीं चलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तरल। और तरल माध्यम में कौन सी वेव्स नहीं चलती है? एस वेव्स नहीं चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कैसी प्रकृति की है? सॉलिड है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कौन सा ज्वालामुखी लावा के फव्वारे के रूप में विस्फोट करता है? भाई साहब, ये लावा है और जब बाहर आता है तो ऐसा लगता है कि भाई फव्वारा बाहर आ रहा है, फव्वारे के रूप में। आपने देखा होगा ना दिवाली के दिनों में फव्वारा, जिसे आप लोग अनार कह देते हो, उसकी तरह होता है। ये कौन सा होता है बताओ? काल्डेरा नहीं, कॉम्पोजिट नो, सिल ये तो पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है। तो ध्यान रखना, शील्ड जो है वो फव्वारे की तरह बाहर आता है। फव्वारा ध्यान रखना, जो तरल पदार्थ होगा वही फव्वारे की तरह बाहर आएगा। फ्लड बेसाल्ट नदी की तरह बाहर आता है। जैसे नदी निकलती है ना, या फिर आप कह देख सकते हो कि जैसे मान लो सड़क पर आप जा रहे हो और बीच में आपने देखा कि कहीं पर जो पानी का पाइप है वो फूटा और वहाँ से पानी बाहर आ रहा है, वो फ्लड बेसाल्ट की तरह होता है। ठीक है, लेकिन फव्वारे की तरह तरल पदार्थ बाहर आता है तो वो शील्ड प्रकार के ज्वालामुखी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कौन सी परत में अधिकांश ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है? क्रस्ट में ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। ओ ओ ओ ओ जनरेटेड की बात हो रही है। वोल्केनोज आर मोस्टली जनरेटेड इन एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर में जनरेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ये क्रस्ट अर्थक्वेक जो होते हैं ना, भूकंप, वो क्रस्ट में आते हैं। वॉल्केनिज्म जनरेट कहाँ होते हैं? एस्थेनोस्फेयर में। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो मैग्मा चैम्बर कहलाता है। ओके क्वेश्चन नंबर 56 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सबसे बड़ा समुद्री ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा होता है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा होता है? ध्यान रखना, पैसिफिक ओशन के चारों तरफ घोड़े की नाल की शेप में ज्वालामुखी बेल्ट पाया जाता है, जहाँ पर अर्थ के 75% ज्वालामुखी विस्फोट हमें देखने को मिलता है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्षेत्र यही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसकी अगर मैं बात करूँ तो 75,000 किलोमीटर ये भी ओशन सरफेस पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो होता है वो यही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 पृथ्वी की कौन सी परत मुख्यतः बेसाल्ट से बनी होती है? सिंपल सी बात है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट से बनी होती है। ठीक है, और समुद्री क्रस्ट बेसाल्ट से बनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 जब एस तरंगे किसी क्षेत्र में दर्ज नहीं होती है तो इसका मतलब क्या होता है? कि वो क्षेत्र जो है वो लिक्विड होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एस वेव्स लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, तो जब एस वेव किसी क्षेत्र में दर्ज नहीं होती इसका मतलब वो क्षेत्र कैसा है? वह क्षेत्र तरल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत से मैग्मा उत्पन्न होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एस्थेनोस्फेयर से। ओके, मैग्मा चैम्बर कहा जाता है इसे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 57 कहाँ से आ गया? चलिए 61 की बात करते हैं।
पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, इनर कोर सबसे भीतरी परत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज है। कौन सा ज्वालामुखी सबसे चौड़ा और कम ढलान वाला होता है? देखो, शील्ड जो ज्वालामुखी होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है और जिसकी ढलान बहुत कम होती है। हालांकि फ्लड बेसाल्ट भी हम कह सकते हैं, फ्लड बेसाल्ट, लेकिन यहाँ पर फ्लड बेसाल्ट ऑप्शन में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे चौड़ा और सबसे कम ढलान वाला जो होता है वो होता है शील्ड। राइट आंसर सी। लैंग्वेज चेंज है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63 को, किस प्रकार की आग्नेय चट्टानी सतह के नीचे ठंडी होती है? दो तरह की आंतरिक चट्टानें होती है, प्लूटोनिक और मैफिक भी हम कह सकते हैं। प्लूटोनिक मैफिक ही होती है, इसके अलावा होती है अधस्थलीय, महाअधस्थलीय हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो प्लूटोनिक ही होगा। ठीक है। किस प्रकार की आग्नेय चट्टानें सतह के नीचे ठंडी होती है? प्लूटोनिक टाइप की आग्नेय चट्टानें। ओके। वॉल्केनिक बाहर ऑप्शन होता है, सेडिमेंट्री बाहर होता है, मेटामॉर्फिक अंदर की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ठंडी होने की बात की जा रही है। और ठंडा क्या होता है? मैग्मा ठंडा होता है। ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक में ऐसा कुछ नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास क्लास हो चुकी है 56 मिनट की। लावा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इसमें कौन सी बात होगी? राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 65 दक्कन ट्रेप में पाए जाने वाली चट्टानें किस प्रकार की है? बेसाल्ट प्रकार की है। क्या यहाँ पर बेसाल्ट ऑप्शन है? हाँ, ये रहा, बेसाल्टिक इग्नियस टाइप की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई बेसाल्ट पतला होता है। पृथ्वी की संरचना की जानकारी में उल्कापिंड कैसे सहायक होते हैं? ऑब्वियस ये बात है, उल्कापिंड सोलर सिस्टम का हिस्सा है और इनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम लाइक अर्थ होती है। तो हम ये उल्कापिंडों को स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, अंदर से अर्थ ऐसी हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उनके जो घटक होते हैं वो पृथ्वी जैसे ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। ध्यान रखना, ये पृथ्वी से नहीं निकलते, वे तरल भी नहीं होते और वो गुरुत्व को नहीं मापते। ठीक है। उनके घटक पृथ्वी की तरह होते हैं, इसलिए उनको स्टडी किया जाता है अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 क्रस्ट और मेंटल के बीच किस प्रकार की असंततता है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, मोहो असंततता। ये देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 मेंटल और कोर के बीच किस सीमा को क्या कहा जाता है? देखो, मैं यहाँ पर बताता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग खुद आंसर बताएंगे। ये हमारी अर्थ का पार्ट है, ये क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गई। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। क्रस्ट को हमने मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ। क्रस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये हमने कर दिया। मेंटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये कर दिया। कोर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये कर दिया। अब ये जो दो पार्ट डिवाइड किए हैं वो किसी न किसी डिसकंटिन्यूटी के तहत हुए हैं। तो यहाँ पर मैं डिसकंटिन्यूटी लिख देता हूँ आपके सामने, ये कलर लेता हूँ। तो ये जो हो गई वो आउटर कोर हो गई, ये इनर कोर, सॉरी आउटर क्रस्ट हो गई और ये इनर क्रस्ट हो गई। ये अपर मेंटल हो गया और ये लोअर मेंटल हो गया। ये आउटर कोर हो गई और ये इनर कोर हो गई। तो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो हमें मिलेगी वो मिलेगी कोनार्ड असंततता। असंततता ओके। अब यहाँ है इनर क्रस्ट
और अपर मेंटल के बीच में, मतलब यहाँ पर जो मिलेगी वो हमें मिलेगी मोहो असंततता। ठीक है, मैंने आपको बताया था CMRGL, C हो गया और M हो गया। अब आती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में ये वाली जगह, यहाँ पर जो मिलेगी वो मिलेगी रैपिटी। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, हिंदी में सही रहेगा। यहाँ पर जो मिलेगी वो मिलेगी रैपिटी, असंततता। ये है लोअर मेंटल और ये है आउटर कोर। इन दोनों के बीच में यहाँ जो मिलेगी वो मिलेगी गुटेनबर्ग असंततता। ठीक है, और ये आउटर कोर और ये इनर कोर, इन दोनों के बीच में यहाँ जो मिलेगी वो मिलेगी लेहमैन असंततता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पूछी है, मेंटल और कोर के बीच में। मेंटल यहाँ ख़त्म हो जाता है और कोर यहाँ से शुरू होती है, तो इन दोनों के बीच में जो मिलेगी हमें गुटेनबर्ग मिल रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 में। ओके, ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन बनता है लैब असिस्टेंट में। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली तत्व कौन सा है। सतह की बात की जा रही है भाई साहब, पृथ्वी के अंदर की बात नहीं की जा रही है। सबसे ज़्यादा, जब आप चार्ट पढ़ेंगे मटेरियल का, पृथ्वी के सतह की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, क्रस्ट की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला जो एलिमेंट आपको मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा O2। 47% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। सिलिका ध्यान से रखना, याद मत करना कहीं आप कर दो। क्रस्ट जो बनती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनती है, तो सिलिका सबसे ज़्यादा मिलती है ना। तत्व की बात हो रही है यहाँ पर, एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कलर चेंज करता हूँ मैं पेन का। और अगर हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी की, संपूर्ण पृथ्वी की जिसमें तीनों परतें शामिल है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा मिलता है तो इनमें से ही, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी के अंदर मिलेगा। क्रस्ट की बात नहीं कर रहे, पृथ्वी के अंदर, पूरी पृथ्वी को अगर हम लें, इसका तो 69 का तो बी राइट आंसर हो गया, ऑक्सीजन। क्वेश्चन है 70, कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे पहले दर्ज की जाती है। तो सबसे पहले अपीयर हो जाती है पी वेव्स, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात आ गई है। प्लेट विवर्तनिकी का मूल कारण क्या है भाई, क्या कोर में जो गर्मी है उसकी वजह से प्लेट विवर्तनिकी, सरफेस प्रेशर से करेंगे तो अर्थक्वेक तो प्लेट विवर्तनिकी के कारण आते हैं, प्लेट विवर्तनिकी के पीछे का कारण नहीं है, प्लेट विवर्तनिकी के कारण अर्थक्वेक आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। महासागर तो बिल्कुल नहीं होता, ऑब्वियस सी बात, हेड इन द कोर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, कंपोजिट ज्वालामुखी की विशेषता क्या है भाई। क्या इसमें केवल लावा फ्लो होता है या केवल इसमें राख बाहर आती है। ध्यान रखना, कंपोजिट लावा में पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर आता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल मतलब उसमें राख भी होती है और लावा भी होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 72 का। 73 की बात करते हैं, 1 सेकंड की एस और पी तरंगों में अंतर कितने किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है। भाई साहब, पी वेव ट्रेवल कर रही है, एस वेव ट्रेवल कर रही है, 1 सेकंड में पी वेव यहाँ पहुँच गई और उसी टाइम पर एस वेव यहाँ होती है, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, वो कितने किलोमीटर के बराबर होती है। तो ध्यान रखना, पी वेव तेज चलती है, एस वेव धीरे चलती है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस का जो मामला है
वो 8 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस का मामला होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है यार, एस वेव पी वेव से 8 किलोमीटर धीरे चलती है। ओके, चलिए, कौन सी परत तरल और ठोस दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है? कोर है भाई, जो तरल और ठोस दोनों में पाई जाती है। आउटर पार्ट इसका तरल है, इनर पार्ट इसका ठोस है, बस खत्म बात। 75 क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप बनाता है? ये देखो, नया द्वीप बना सकता है। ध्यान रखना, हवाई आइलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें बहुत सारे शील्ड ज्वालामुखी देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये द्वीप बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑफ वॉल्केनिक रॉक बिलो सरफेस कॉल्ड? ऑब्वियस सी बात है, हॉरिजॉन्टल की भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ये वाला सिल इसे कह देते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 77, भूकंप के केंद्र से सबसे निकटवर्ती सतही बिंदु क्या कहलाता है? ये नया क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम कहते हैं एफ, फोकस या हाइपोसेंटर। और ये सबसे पहले जहाँ पर सतह पर अपीयर होता है वो बिल्कुल इसके वर्टिकल होता है 90 डिग्री के एंगल पर, और सबसे नज़दीक वाली जगह होती है, सबसे निकटवर्ती जगह होती है, उसको हम कहते हैं EPICENTER, एपी सेंटर। ओके, राइट आंसर ध्यान रखना, एपी सेंटर। तो भूकंप केंद्र से सबसे निकटवर्ती सतही बिंदु क्या कहलाता है? एपी सेंटर, ऑप्शन नंबर सी। किस यंत्र द्वारा पृथ्वी की गहराई मापी जाती है? भाई साहब, क्वेश्चन 78 नंबर, आंसर दो इसका। सीस्मोग्राफ नहीं, ग्रेविमीटर नहीं, मैग्नेटोमीटर ना, ड्रिलिंग रिग जो होती है उसकी वजह से गहराई माप लेते हैं कई बार डायरेक्ट रूप में। ठीक है, यंत्र की बात हो रही है यहाँ पर, वेव्स की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है हमें। मेंटल की किस परत में प्लास्टिक जैसा व्यवहार पाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एस्थनोस्फीयर सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लास्टिक की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ज्वालामुखी से निकलने वाले टुकड़े जो हवा में उड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हवा में उड़ते हैं, क्या उन्हें राख कहते हैं? नहीं, ज्वालामुखी से निकलने वाले पत्थर, राख, पता नहीं फलाण दिखाण, कुछ बहुत सारे यहाँ पर, कुछ छोटे पत्थर होते हैं, कुछ बड़े पत्थर होते हैं, कुछ लैपिली होते हैं, तो इन सबको मिलाकर के क्या कह दिया जाता है? पायरोक्लास्टिक पदार्थ कह दिया जाता है। ओके, ध्यान रखना, सभी को मिलाकर के पायरोक्लास्टिक मटेरियल कह दिया जाता है। ओके, प्यूमिस एक तरह का झागनुमा पत्थर बनता है जब लावा ठंडा होता है। कुछ झागनुमा चीज़ें बाहर निकलती है, जब वो सॉलिड होता है तो उससे क्या बनता है? प्यूमिस। इस लावा पत्थर पर बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट क्रेटर की तरह छेद से होते हैं, हल्के हल्के, आर पार नहीं होते, हल्के हल्के छेद। अरे झाग में जैसे होता है ना, वैसे वो प्यूमिस होता है। राख आप लोग समझते हो, लावा आप लोग समझते हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भूकंप की उत्पत्ति जिस बिंदु से होती है उसे क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले बताया था, फोकस कहते हैं उसे। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहते हैं। क्या यहाँ पर फोकस दिया हुआ है? यस, राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। एपिसेंटर किसे कहते हैं? जहाँ पर सबसे पहले कंपन फील किया जाता है, बिल्कुल 90 डिग्री वर्टिकल, नियरेस्ट पॉइंट होता है सरफेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर दाब किस दिशा में बढ़ता है? जब हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं तब दाब बढ़ता है, ऊपर की ओर नहीं, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड। ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, ज्वालामुखी से उत्पन्न गैसों में प्रमुखतः कौन सी गैस होती है? प्रमुख गैस की बात हो रही है यहाँ पर। नाइट्रोजन तो हमने देखी थी थोड़ी देर पहले। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
भूकंपीय तरंगों की दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब भूकंपीय तरंगें चल रही होती है और उनमें दिशा परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि जब अर्थ में कोर के बाहरी एरिया में पी वेव एंटर करती है तो वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ ऐसे चलने वाली वेव्स थोड़ी सी सीधी हो जाती है और यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है एक शैडो जोन। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो दिशा परिवर्तन होता है, उस दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हम उसे कह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, टकरा करके वापस चले जाना। रिफ्रैक्शन में वापस नहीं आता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। पानी के अंदर कभी पेंसिल डुबा करके देखना, पेंसिल सीधी नहीं टेढ़ी दिखाई देगी, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। क्वेश्चन नंबर 85, लेपोलिथ या लोपोलिथ किस आकार की अंतस्थिति है? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। लेकोलिथ जो होती है वो छतरीनुमा होती है और लेपोलिथ जो होती है वो तस्तरीनुमा होती है। ठीक है, बेसिन नुमा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी है, ये रही सोसर शेप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ध्यान रखना, इनकी शेप से आंसर पूछता है और इनके ढाल से। ध्यान रखना, लेकोलिथ का जो ढाल होता है वो उत्तल होता है और लेपोलिथ का जो ढाल होता है वो अवतल होता है। ढाल से भी क्वेश्चन बनता है, याद आ गया मुझे, मैंने बता दिया। ध्यान रखना। क्वेश्चन 86, कौन सी तरंगे लंबवत कंपन करती है? लंबवत, लंबवत का मतलब होता है ऐसे, ऑब्वियस सी बात है, एस वेव्स। बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समानांतर जो है वो पी वेव्स करती हैं ऐसे, और लंबवत एस वेव्स। नेक्स्ट, कौन सी आग्नेय चट्टान सतह के ऊपर बनती है? देखो, बेसाल्ट ग्रेनाइट जो है वो अंदर बनती है, तो ये नहीं होगा। गैब्रो, ये भी कभी कभार अर्थ के अंदर बनती है, बहुत कम हमें इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं गैब्रो बाहर बनती है। तो ये ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली जो बनती है वो बेसाल्ट चट्टानें जो होती है वो बाहर की तरफ बनती है। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। लहरों के कंपन से चट्टानों में किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं? लहरों के कंपन से, यहाँ पर देखिए, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेज आर जनरेटेड इन रॉक्स ड्यू टू वेव वाइब्रेशन। मतलब यहाँ पर अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है उनके वाइब्रेशन की बात हो रही है। जब ये कंपन होता है तो चट्टानों में किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो चट्टानों में दो ही तरह के तो बल होते हैं, या तो चट्टानें एक दूसरे से दूर चली जाएंगी या फिर चट्टानें एक दूसरे के पास आ जाएंगी। या तो तनाव होगा या फिर संपीड़न होगा। तो यहाँ पर देखो, या तो टेंशन होगी या फिर कंप्रेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी प्रकार शांत प्रकार का होता है लेकिन बहुत फैला हुआ होता है? देखो, फ्लड बेसाल्ट यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, राइट आंसर शी हो गया, शील्ड। लैंग्वेज चेंज है लेकिन आंसर सेम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी वैज्ञानिक विधि से कोर का तरल रूप सिद्ध हुआ है? कि भाई साहब, कोर जो है, आउटर कोर, वो सॉलिड नहीं लिक्विड है। तो ध्यान रखना, हमने देखा है एस वेव का शेडो जोन और पी वेव का शेडो जोन, जिसे हमें पता चला है कि कोर का जो बाहरी भाग है जो तरल रूप में है। ठीक है, क्यों? पी वेव तो अपने दिशा से डाइवर्ट हो जाती है, अपवर्तन हो जाता है उनका, और एस वेव पूरी तरह गायब हो जाती है। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 91, सिल और डाइक में किस आधार पर अंतर किया जाता है? अब बताओ भाई, सिल और डाइक, हमें तो ये तो पता है कि डाइक जो होता है वो वर्टिकल होता है और सिल जो होता है वो लेटा हुआ होता है, लेकिन आप लोग अंतर करोगे इसका कैसे? ऑब्वियस सी बात है,
सील डाइक जो है उसका मुंह किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ और इसकी डायरेक्शन साइड में। तो फ्लो डायरेक्शन जो होता है उससे हम पता लगा सकते हैं। बस सिंपल सी बात है। भूगर्भीय संरचना अध्ययन में गुरुत्वीय विसंगति क्या दर्शाती है? ये गुरुत्वीय विसंगति आप लोग ध्यान रखना। क्या भूकंप की तीव्रता दर्शाती है? नहीं। क्या प्रेजेंस ऑफ लिक्विड दर्शाती है? नहीं। क्या असमान द्रव्यमान वितरण दर्शाती है? यही है। ये भाई अर्थ है, हमें पता है अर्थ है, और ये अर्थ की क्रस्ट है। अब इस अर्थ की क्रस्ट पर कहीं पर तो बने हुए हैं गड्ढे, कहीं पर है माउंटेन ऊंचे ऊंचे, कहीं पर है गहरे गहरे महासागर। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई साहब ये वाली जो जगह है यहाँ पर तो द्रव्यमान कम हो गया, इतना सही है। लेकिन ये वाली जो जगह है यहाँ पर द्रव्यमान, ये भाई साहब इतना सारा हो गया, इतना सारा हो गया, और यहाँ पर द्रव्यमान और भी ज़्यादा कम हो गया। तो ये जो अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यही हमें बताता है। अरे यार ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। अनइवन जो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ही दिखाता है किस चीज़ को? गुरुत्वीय विसंगति को। क्यों? जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा ग्रेविटी, जितना कम मास उतनी कम ग्रेविटी। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा ग्रेविटी, जितना कम मास उतनी कम ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 93, एस्थनोस्फीयर की मोटाई, केवल एस्थनोस्फीयर की मोटाई पूछी है। ध्यान रखना, एस्थनोस्फीयर की शुरुआत कहाँ से होती है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। एस्थनोस्फीयर की जो मोटाई है वो 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की मोटाई तक होती है। सॉरी, मैं आप लोगों को यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। चलिए, ये हो गई क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये क्रस्ट हो गया और ये मेंटल हो गया। मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ से यहाँ तक 700 किलोमीटर 200 सॉरी 300 किलोमीटर, और इसके ऊपर ये 0 किलोमीटर। 0 से 300 तक हम एवरेज मान के चलते हैं भाई साहब कि 300 किलोमीटर की गहराई तक हमें क्रस्ट देखने को मिलती है। लेकिन 300 से लेकर के सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रही है, मैं फिर से इसको बताता हूँ। ये देखो भाई, लास्ट जो पॉइंट होता है ना अपर मेंटल का, वो होता है 700 किलोमीटर का, और एस्थनोस्फीयर क्रस्ट की मोटाई के यहाँ तक भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एस्थनोस्फीयर की मोटाई यहाँ से नहीं, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, अपर मेंटल है ये, और ये है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल का ये वाला जो पार्ट है वो कहा जाता है एस्थनोस्फीयर। तो इसकी जो ऑलमोस्ट मोटाई होती है वो होती है 400 किलोमीटर की। ये इतना ध्यान रख लेना आप लोग, सफिशिएंट है आपके लिए। ओके, जब कभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे अभी, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लगभग 1 घंटा 19 मिनट का हो चुका है। फैकोलित की विशेषता क्या है? ऑब्वियस सी बात है, फैकोलित भाई साहब ये लहरदार। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम पत्थर फेंकते हैं ना तो वो सीधा ना जा कर के लहरदार, लहरा के, बलखा के जाता है। ठीक है, और सिंपल इसको कहते हैं हम एंटीक्लाइन, इसको हम कहते हैं सिंक्लाइन। कई बार ये भी दे देता है कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के फॉर्म में जमा। विशेषता क्या कहलाती है? फैकोलित कहलाती है। तो लहरदार
फोल्डेड वेव स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी। 95 क्वेश्चन नंबर, ज्वालामुखी की उपस्थिति किस भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है? ज्वालामुखी कैसे क्यों आते हैं भाई? ऑब्वियस सी बात है। क्या वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण ज्वालामुखी आते हैं? नहीं। क्या टोपोग्राफिक इरोजन जब होता है, जो एजेंट होते हैं रिवर, विंड, ग्लेशियर, ये इरोजन करते हैं तब ज्वालामुखी आता है? नहीं। क्या सेडिमेंटेशन से ज्वालामुखी आता है? ना। एंडोजेनिक एक्टिविटीज़ होती है, एंडोजेनिक फोर्सेस जब एक्टिव होते हैं तब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 95 का। क्वेश्चन नंबर 96, कोर में दबाव अधिक होने का सबसे मुख्य कारण क्या है? कि भाई कोर में सबसे ज़्यादा प्रेशर क्यों है? गहराई के कारण? ऑब्वियस सी बात है, सबसे गहरा है तो ऊपर सुपर इनकम्बेंट, हम कहते हैं सुपर इनकम्बेंट लोड की वजह से नीचे वाली परतें जो होती है वो बिल्कुल भयंकर तरीके से दब जाती है, जिसकी वजह से दबाव अधिक होता है उन पर। ठीक है, गहराई वाली ज़्यादा दबाव फील करती है, कम गहराई वाली कम दबाव फील करती है, ऑब्वियस सी बात है। 97, कौन सी तकनीक से एपिसेंटर की सटीक स्थिति ज्ञात की जाती है? ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट VVIP क्वेश्चन है ये। कौन सा मेथड है जिसकी वजह से हम एपिसेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं? तो उसको हम गूगल मैप से भी नहीं देख सकते, ना ही उसे हम सीस्मिक मैपिंग से देख सकते हैं, ना ही हम उसे कंपास की मैपिंग मेथड से देख सकते हैं। एपिसेंटर की जो एग्जैक्ट लोकेशन होते हैं वो ट्रायंगुलेशन मेथड की वजह से हम देखते हैं। कभी थ्योरी पढ़ाएंगे तो ट्रायंगुलेशन मेथड बताएंगे कि ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है। ओके, चलिए, ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? कि भाई ज्वालामुखी विस्फोट की जो एक्सप्लोजिवनेस है, कि भाई साहब धीरे से ज्वालामुखी विस्फोट होगा या बहुत भयंकर विस्फोट के साथ ज्वालामुखी विस्फोट होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? गैसों की मात्रा, ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा गैसेज होंगी उतना भयंकर विस्फोट होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम विस्फोट से होगा। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना भयंकर विस्फोट होगा। तो यहाँ पर दो जो स्टेटमेंट है ना वो सही है, ऑब्वियस सी बात है भाई। विस्कोसिटी ऑफ लावा जो होता है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर ऑफ लावा की वजह से भी देखो भाई, अमाउंट ऑफ गैसेस की वजह से भी विस्फोटकता की तीव्रता निर्भर करती है। अगर गैसेस ज़्यादा हैं तो विस्फोट भयंकर होगा। टेम्परेचर ऑफ लावा का टेम्परेचर यहाँ पर भी मैटर करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो विस्फोट कम होगा, और अगर टेम्परेचर लावा का कम है तो वो विस्फोट ज़्यादा होगा। और विस्कोसिटी मतलब लावा गाढ़ा है या पतला है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो ऑब्वियस सी बात, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सी परत पृथ्वी की ऊष्मा का मुख्य स्रोत मानी जाती है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत, ध्यान रखना, ऊष्मा का मुख्य स्रोत मानी जाती है कोर। यहाँ से ऊष्मा बाहर की तरफ आती है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है? ऑब्वियस सी बात है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है। तो थैंक यू आप लोगों का। आप लोगों ने अगर यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और लिखिए कि हाँ मैंने लास्ट तक ये वीडियो देखा है। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो कमेंट करिए कि हाँ मैंने ये लास्ट तक वीडियो देखा है, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई वीडियो को पूरा देखा जा रहा है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक भी करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद,